मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मेंस और बोर्ड दोनों और एडवांस के लिए भी सब में आता है। ठीक है ना, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस पे। और जो बोर्ड का सैंपल पेपर आया उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, 4 क्वेश्चन, 4 या 5 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे ही थे। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट और टू मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। हम देख चुके हैं, हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर वो हमने ये तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट में कवर किया था हमने। वहाँ क्या बताया था मैंने आपको, इस तरह का एक स्केल होता है और एक पॉइंटर लगा होता है। ठीक है ना, वो पॉइंटर जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा इस पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है, इस तरह से स्केल होती है। और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया था गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में। बट इसके इंटरनल मैकेनिज्म क्या है कि ये पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट होता है इस स्केल पर। ठीक है ना, उस डब्बे के अंदर ही पॉइंटर तो दिखता है हमको डिफ्लेक्ट होता हो, बट वो पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उस बॉक्स के अंदर क्या प्रोसेस है। ठीक है, वो हम यहाँ पे समझेंगे क्योंकि उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है ना, बेसिकली एक कॉइल होती है, करंट कैरिंग कॉइल। और हम ये पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो उस पर इस तरह का एक टॉर्क एक्ट करेगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर वो पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट होता है, किस प्रोसेस से, वो हम पढ़ने वाले हैं। वो नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिक करंट में कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर या वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह हमने कवर कर लिया था। या इसका सर्किट में यूज कैसे करते हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन प्रोसेस है आपको, एक तो ये इंटरनल प्रोसेस, और दो टर्म आपको समझनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है करंट सेंसिटिविटी, क्या होती है गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, और दूसरा है गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, और ये टॉर्क जो लगता है उससे कैसे पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, इंटरनल मैकेनिज्म, ये हम समझेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले बोर्ड में अगर सब्जेक्टिव में आता था तो जिस इस तरह से आपको लिखना पड़ता था, क्या होता है गैल्वेनोमीटर ये बता दिया, फिर प्रिंसिपल लिखना पड़ता था, फिर इसके यूजेज, और फिर इसका डायग्राम, और फिर इसकी वर्किंग। तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जैसे मैंने बता दिया, यही प्रिंसिपल है। ये करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि एम क्रॉस बी, ये हमने लास्ट उसमें ही पढ़ ली, इसी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ लिया है शुरू में। ठीक है, कि एक चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, क्यू वी क्रॉस बी, फिर हमने उससे निकाला था करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है, आई डी एल क्रॉस बी। और उसी से क्या निकाल सकते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल पर कितना फोर्स लगता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये कर चुके हैं हम। ठीक है, द एंगल थ्रू विच द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द कॉइल। तो ये प्रिंसिपल है। अब जितना ज्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि करंट कितनी ज्यादा है। ठीक है, यूजेस क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, तो वो आपको पता है। जैसे आपको सिर्फ करंट में चाहे से मेजर नहीं करना हो, केवल डिटेक्ट करना है कि करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था हमने। ठीक है ना, कि वहां पर क्या था हमारा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में, इस तरह का था आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं ना, तो हमने बैलेंस कंडीशन कब आएगी, जब इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ करंट मेजर नहीं करना, हमको जस्ट चेक करना है करंट है या नहीं, तो उसके लिए भी गैल्वेनोमीटर यूज होता है। और ये एप्लीकेशन हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट में कवर किए थे कि गैल्वेनोमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है, प्रिंसिपल ध्यान रखना है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। इसमें डायग्राम पहले ड्रॉ करने को बोर्ड में आता था, तो फिर ऐसे करते थे। ठीक है ना, डायग्राम क्या है इसका, देखो आप, एक इसमें होता है एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और ये आपका मैग्नेट है। ठीक है ना, तो ये बाहर से ये जो पॉइंटर आपको स्केल पर डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है, वो इस कॉइल से अटैच होता है। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट है इसके, कॉइल ऑफ मैनी टर्न विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ये वाली जो है कॉइल, यहाँ पर एक हिंज है इसके अबाउट, रोटेट होने के लिए फ्री है इस हिंज के अबाउट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कैसे कॉइल बनाई गई है। इस तरह का सिलेंडर है तो रैपिंग इसके इस तरह से बनाई गई है, इस पे इस तरह से, समझ रहे हो। ठीक है ना, इसलिए आपको इधर से ऐसा पार्ट दिख रहा है, ऐसे रैप नहीं है, सोलेनॉइड नहीं है। ठीक है, ये सोलेनॉइड नहीं है, इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको एक सिलेंडर पे रैप कर दिया गया। ठीक
ठीक है। अब कहते हैं कि सिलेंडर स्कोर का क्या पर्पज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आने लायक। ये जो सिलेंड्रिकल कोर है ये आपका सॉफ्ट आयरन का होता है, इसका पर्पज क्या है? तो इसके दो पर्पज है, हमेशा ध्यान रखने। एक तो ये फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है, ये आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 3 बार मैग्नेट जो है, उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। कि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया है इसके अंदर, उससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो पहला पर्पस तो इस कोर को यूज करने का ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और दूसरा ये फील्ड हमको रेडियल रखना चाह रहे हैं। रेडियल मतलब कि आपका जो एम वेक्टर की, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो इस कॉइल के प्लेन में रहती है ऑलमोस्ट, इसको सिलेंड्रिकल रहने से और इस शेप की वजह से मैग्नेट के, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल कोर का दूसरा पर्पस क्या है? सिलेंड्रिकल कोर का आपको इस जो बी वेक्टर है उसको इस कॉइल के प्लेन में रखना है, क्योंकि मान लो बी वेक्टर ये कॉइल का प्लेन है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इस कॉइल में जब करंट चलेगी, तो आपको पता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और बी वेक्टर इसी प्लेन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 90 डिग्री रहेगा जब ये रोटेट करेगा तब भी, केवल इस सिलेंड्रिकल शेप की वजह से, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ जाएगा इस पर? टॉर्क आ जाएगा mb sin 90। तो आपको एग्जैक्टली चाहे से नहीं दिख रहा हो सिलेंड्रिकल है या नहीं, बट आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल कोर के दो पर्पज हैं, एक तो फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है, और दूसरा इसका पर्पज है मेनली कि आपके फील्ड को रेडियल रखना। रेडियल रखने से क्या है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क हमको बार बार एंगल चेंज नहीं कर रहे, हम यही लिखेंगे कितना टॉर्क लगेगा इस कॉइल पर जब इसमें करंट चलेगी, m इंटू बी, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री आ जाएगा रेडियल फील्ड होने की वजह से, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज को बिल्कुल। सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जिस पर आपने, जिस सिलेंडर के ऊपर आपने कॉइल को रैप किया है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह रैप नहीं हुआ है, ठीक है। लेंथ वाइज उसको रैप किया, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स एन एन एस फॉर जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको कॉइल समझ में आ गई, और रेडियल फील्ड के लिए सिलेंड्रिकल कोर समझ में आ गया। और थर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, ये आपको दिख रहे हैं एन और एस, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स है। तो पॉइंटर एंड स्केल आर यूज्ड फॉर गिविंग रीडिंग्स, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पॉइंटर है और ये स्केल है। तो ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। मैग्नेट्स लग रहे हैं दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है जिस पर आपने एक कॉइल रैप कर रखी है, ठीक है। ये आपका पॉइंटर है और ये आपकी स्केल है, ठीक है। अब इसमें आपको ये भी दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग, ठीक है ना। तो एक स्प्रिंग भी लगी होती है, स्प्रिंग इज अटैच फॉर प्रोवाइडिंग काउंटर टॉर्क, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी टॉर्क लगाएंगे और कॉइल घूमती रह जाएगी, तो फिर ये आपका पूरा हर बार ये पूरा की पूरा यहाँ पे स्केल चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये घूमेगी, जितना ज्यादा करंट चलाओगे उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग भी होती है इसको काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। जिससे जब ये घूमेगी तो कहीं रोकना भी, तो ये थोड़ी नहीं घुमाते ही रहना है इसको। करंट घूमेगी, ये करंट से ये आपकी कॉइल घूमेगी, ये आपका रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगी। अब ये स्प्रिंग कैसे टॉर्क प्रोवाइड करती है? टॉर्शनल स्प्रिंग है, ठीक है ना। वो बात हम करने जा रहे हैं बस इसकी वर्किंग में। टॉर्शनल टॉर्क जो होता है इसका उस तरह से होता है कि जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स होता है F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसका टॉर्क होता है K इंटू थीटा, फिर K इज ए कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है वो अभी हम देखते हैं, बट इसका स्प्रिंग का पर्पस क्या है यहाँ पर? टू प्रोवाइड काउंटर टॉर्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं इस तरह के। सॉफ्ट आयरन कोर का पर्पस क्या है वो मैंने दो बता दिया आपको, टू प्रोवाइड द रेडियल फील्ड एंड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस स्प्रिंग का क्या पर्पस है? टॉर्शनल स्प्रिंग का, इट इज अटैच फॉर प्रोवाइडिंग काउंटर टॉर्क, ठीक है। तो अब हम वर्किंग मेथड में आते हैं। तो देखो क्या होगा जब इसमें करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, ए टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, द टॉर्क इज गिवन बाय, तो मैंने बताया आपको 90 डिग्री एंगल मेंटेन रखा गया, रेडियल फील्ड माना गया इसमें। तो फील्ड प्लेन में है कॉइल के, तो इसलिए एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है।
बिकॉज फील्ड इज रेडियल। जब आई करंट फ्लो चले करेगा तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, आई एन ए इंटू बी। तो ध्यान रखेंगे कैपिटल एन, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, क्योंकि एक कॉइल अगर एन नंबर ऑफ कॉइल्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा कैपिटल एन इंटू आई इंटू ए। ठीक है, तो स्प्रिंग प्रोवाइड से काउंटर टॉर्क। अब जो स्प्रिंग का मैंने बताया के इंटू फाइव होता है जो टॉर्क होगा, मतलब ट्विस्ट कर रहे हैं स्प्रिंग को, जितना ज्यादा ट्विस्ट होगी उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगी। ठीक है, के क्या कहलाएगा, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और द रिटार्डिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये भी बोला जाता है इसको। अब क्या होगा, इसकी वजह से आप जैसे ही करंट चलाओगे तो ये डिफ्लेक्ट होगी और इस स्प्रिंग की वजह से किसी पर्टिकुलर फाई एंगल से डिफ्लेक्ट होकर रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, और ज्यादा करंट करोगे तो थोड़ा और डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और करंट बढ़ाओगे थोड़ा एंगल और डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ज्यादा इसको टॉर्क चाहिए होगा, ज्यादा टॉर्क लग गया ये तो इसको भी तो बढ़ना होगा, तो इसलिए फाई बढ़ता जाएगा विद इंक्रीजिंग करंट। ठीक है, तो जब पॉइंटर रुकता है उस स्टेज पर क्या होते हैं, दोनों टॉर्क बैलेंस होते हैं, के इंटू फाइव इज इक्वल टू आई एन ए इंटू बी। तो यहाँ से देखो आपका डिफ्लेक्शन एंगल कितना आ गया, एन ए बी अपॉन के इंटू आई आ गया। ठीक है, एन ए बी अपॉन के क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये थोड़ी चेंज होगा ज्यादा करंट से, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द लूप जो कॉइल का एरिया है, ठीक है ना, ये क्या है, कॉइल का एरिया है, और बी फील्ड इंटेंसिटी, के टॉर्शनल कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट है। तो आप करंट बढ़ाओगे तो जस्ट ये डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, आप करंट बढ़ाओगे तो जस्ट ये आपका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ तक बात क्लियर है एकदम। तो Na by K is called constant for the given गैल्वेनोमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है, टॉर्क का m क्रॉस b से आपको पता है, आई एन ए भी, तो ज़्यादा लोड नहीं है याद करने का, इसमें पता है सब कुछ। जस्ट के फाई याद रखिए कि टॉर्शनल स्प्रिंग जो होती है वो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वाई गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज अ मीटर टू मेजर द करंट। ठीक है, why galvanometer cannot be used directly as a meter to measure the current। तो गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए तो पता ही है आपको, गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माइक्रो एम्पियर। ये बातें हो चुकी हैं अपनी, कैपिटल आईजी जो मैंने बताया था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट रिक्वायर्ड, वो गैल्वेनोमीटर के बनने के साथ ही फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो हमने उसको रेंज बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज किया था, अमीटर यूज किया था। सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इट विल चेंज द करंट इन द सर्किट, तो ये भी हम देख चुके हैं, इसलिए हमको गैल्वेनोमीटर को के साथ एक शंट रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ा था। तो ये बातें ऑलरेडी हम अच्छी तरह कर चुके हैं अमीटर कन्वर्जन में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब दो टॉपिक, दो चीज और है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी।